हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर का आगे का जो टॉपिक है हमारे इम्प्लांटेशन के ऊपर, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि हमको जो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओवेरी से जब एक एग रिलीज होता है, देन वो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है उसका एम्प्यूलर रीजन में इन एन ओविडक्ट। ओके, ओविडक्ट के बाद वो ट्रैवल करते हुए आता है अपने इस्थमस पार्ट तक का, जो कि ओविडक्ट का ये एंड पोर्शन होता है। ठीक है, इस्थमस के बाद वो डायरेक्टली ट्रैवल होकर किसके अंदर आने वाला था, आपके यूटेरस के अंदर। ओके, यूटेरस के अंदर आने के बाद वो क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम वही टॉपिक पढ़ने वाले, इम्प्लांटेशन को लेके। ओके, बेसिकली पूरा एक एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो नहीं बोल सकते, एक टाइप का बोल सकते हैं, मॉड्यूलर स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर बेसिकली क्या होता है, 16 to 13 सेल स्टेज जब आ जाती है किसी एक डिवीजन करने के बाद किसी एक एग को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर स्टेज। ओके, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सब कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली इम्प्लांटेशन मतलब होने क्या वाला है इसके अंदर कि जब भी जनरली अगर इन द यूटेरस, नॉर्मल सी बात है कि भाई इम्प्लांटेशन कहाँ किया जाएगा, एक फीमेल के यूटेराइन रीजन के अंदर क्या किया जाता है, इम्प्लांटेशन किया जाता है। अगर मैं आपको बेसिकली बात करूं तो किस हिसाब से होगा, जैसे अगर बात करते हैं ये यूटेरस का एरिया है। ओके, ये यूटेराइन का एरिया है। ओके, यूटेराइन के यहाँ से आपको मान लेते हैं कि ये आपको क्या है, फेलोपियन ट्यूब आया है, और ये फेलोपियन ट्यूब के जस्ट आगे एकदम क्या कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कहीं तो ओवेरी कनेक्टेड रहेगा। ओके, यहाँ से एक रिलीज हुआ, उसका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया किसी स्पर्म के साथ। उसके बाद ये क्या हो रहा है, आगे आगे ट्रैवल होते हुए क्या आ गया, आपका यहाँ तक का एग आ गया। ठीक है, एग बेसिकली मॉड्यूला आ गया। अब ये मॉड्यूला क्या होगा, सबसे पहले आएगा कहाँ, आपके यूटेरस के रीजन में। तो यही बोला जा रहा है, जो भी इम्प्लांटेशन होता है वो बेसिकली कहाँ पे आकर होता है, आपके यूटेरस के रीजन में एकदम इंपॉर्टेंटली होता है। ठीक है, और ये यूटेरस तक पहुंचता कब है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये यूटेरस में पहुंचता है विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। बेसिकली 7th डे पे ही वो एंटर कर जाता है यूटेरस के अंदर। उसके बाद वो यूटेराइन की कैविटी के अंदर क्या करता रहता है, फ्लोट करते रहता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जितना भी बोल सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए, अगर आपका जो भी एम्ब्रियो आया है, ठीक है, जो भी मॉड्यूला आया है, उसको अपने आप को थोड़ा प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना स्टोर करना पड़ेगा। ओके, ग्लाइकोजन हो सकता है, उसके और कोई अदर टाइप के प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करता है, 3 दिन तक ये यूटेरस के अंदर भटकता है। और ये जो भी एंडोमेट्रियम की साइड्स की लाइनिंग होती है उनसे अब्सॉर्ब करके वो क्या करता है, अपना डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा कर लेता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन बेसिकली मतलब क्या है कि ये आकर होता है सबसे पहले आपके फंडस रीजन में। इसका मतलब क्या होने वाला इम्प्लांटेशन का, कि जो भी आपका फॉर्मेशन हुआ है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के बाद, जो भी एग आ रहा है वो क्या होना चाहिए, आपके यूटेराइन में इम्प्लांट हो जाना चाहिए। मतलब क्या, प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाना चाहिए। सेटल डाउन क्यों होना है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ये वेस्कुलर नेचर की होती है। वेस्कुलर मतलब क्या, बहुत हाई अमाउंट में इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करना चाहते हैं कि इनका जो भी ब्लड है और ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो डायरेक्ट किसको मिलेगा, वो आपके एग को मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बना है एम्ब्रियो या मॉड्यूला आपकी बात करें, तो वो यहाँ पे आके क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो न्यूट्रिशन को लेके वो क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा इस जगह पे आके। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं। तो जो सबसे पहला इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होने वाला है, फंडस रीजन में। फंडस कौन सा रीजन सर जी, तो सर जी यहाँ पे एक ऐसा डोम जैसा शेप का पार्ट उठा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो डोम वाला पार्ट है, जो ये ऐसा उठा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंडस रीजन। ठीक है, तो जो भी आपका सबसे पहला जो भी ये एग ट्रैवल होकर अंदर आया है, ठीक है, जो भी ट्रैवल हुआ है, ये सबसे पहला कहाँ अटैच होगा, आपके फंडस रीजन में। ठीक है, आपको पता है जो भी आपका फॉर्मेशन होता है मॉड्यूला का, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आता है, आपने इसके पीछे पढ़ा है, आपको ब्लास्टुलेशन के बारे में आपको मैंने पढ़ा है। तो ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, एक साइड्स के जो आउटर बॉर्डर पे जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये आपका कुछ ऐसा एम्ब्रियो बनता है सर्कुलर फॉर्म में, और इसके एकदम कॉर्नर कॉर्नर टाइप पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्स होते हैं खाली, इसी सिंगल लेयर के। तो इस साइड वाले एकदम आउटर सेल साइड को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके कौन से सेल है, ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स है। और वहीं अंदर एक साइड पे ज्यादा सेल्स, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, हमारा ये है इनर मास सेल। ठीक है, ये कौन सा एरिया आपका, इनर मास सेल्स का है। और ये जो बीच की कैविटी खाली एरिया बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था ना, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह वो इकट्ठा करता है यूटेराइन के अंदर, तो वो कहाँ स्टोर करता है, अपने ब्लास्टोसील में। ठीक है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं आप, ये कैविटी के अंदर इसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट भरे हुए, जो ये हर सेल को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ताकि हर सेल अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उसको एनर्जी मिल पाए।
ठीक है। तो यही बात की जा रही है आपका मेन की पहला आपका जो फंडस रीजन में क्या होगा, ये जो भी एम्ब्रियो आया था यहाँ तक का, वो आगे सबसे पहला कहाँ सेटल डाउन होगा, आपके फंडस रीजन में। अब जो इनर मास सेल होता है वहां पे आपके बहुत सारे सेल्स हैं, तो मतलब जो भी बेबी का फॉर्मेशन है, फीटस का फॉर्मेशन होगा, वो कौन से साइड से होगा, इनर मास सेल के साइड से ही होगा। मतलब बेसिकली इस जगह को हम बोल सकते हैं, एम्ब्रियो बनाएगा ये प्रॉपरली, तो इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनल एंड बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स दिख रहे हैं और ब्लास्टोसिल की कैविटी है, तो इस जगह को आप क्या बोल सकते हो, ए एम्ब्रियोनल एंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपके कुछ अदर प्रोसेस आने वाले हैं जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये इनर मास सेल का एरिया, मतलब जो एम्ब्रियोनल एंड होता है, वो सबसे पहला कहां जाके चिपकता है, आपके फंडस रीजन में। मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में क्या रहने वाले आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे मल्टी सेलुलर भी होंगे, और एक सिंगल लेयर जो आपको पता है ट्रोफोब्लास्ट का, वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि फंडस रीजन में सबसे पहला जो एम्ब्रियोनिक पोल वाला एरिया होता है वो क्या हो जाता है, जाके अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात में क्या होगा, ये यहाँ से डिसेंड होगा, मतलब यहाँ से निकल के फिर आएगा आपके यूटेराइन की कैविटी एरिया में, ओके। एनिमल पोल हैव अ पावर टू स्टिक टू यूटेराइन वॉल, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो एम्ब्रियोनिक पोल है, या उसी को हम एनिमल पोल से भी बोलते हैं, तो इनके पास ऐसी पावर होती है कि ऐसा स्टिक करने का पावर होता है कि वो अपने आप को फंडस रीजन में बात करें, चाहे यूटेराइन के वॉल में बात करें, क्या कर सकते हैं, अपने आप को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा खासा इनके पास कैपेबिलिटी होता है ये चीज करने का। आगे बात करते हैं, तो जो आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है वो कंटिन्यू क्या शो कर रहा होता है, रैपिड डिवीजन। मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होंगे, ये क्या करेंगे, अपना रैपिड डिवीजन स्टार्ट करेंगे, बहुत हाई अमाउंट में रैपिड डिवीजन करेंगे, और रैपिड डिवीजन करने की वजह से दो टाइप के सेल्स फॉर्म करते हैं। एक को बोला जाता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, एक को बोला जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसका मीनिंग क्या होने वाला है कि देखते हैं अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं, अभी आपका सिन यूटेरस का एरिया है, ठीक है, ये यूटेरस का एरिया हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि फंडस पे आके सबसे पहले अटैच हुआ, अब वो फंडस से डिसेंड होकर कहाँ आने वाला है, आपके यूटेराइन की कैविटी में, ठीक है। बाद में वो यूटेरस के वॉल से अटैच होगा, लेकिन पहले ये क्या क्या काम करेगा, जैसे ही वो अपने आप का डिटैचमेंट करेगा और आपकी इस जगह पे आएगा, यूटेरस के आपके क्या बोल सकते हैं, कैविटी वाले एरिया में आएगा, तो यहाँ पे तो आपका इनर सेल मास वाला एरिया है, नो डाउट, ठीक है। ये इनर सेल मास वाले एरिया जहां से बेबी को क्या मिलने वाला है, पूरा उनका बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ओके। जो साइड साइड में आपके कौन से सेल्स थे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, ये साइड साइड में कौन से ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। तो मैंने क्या बोला, आपके दो टाइप के सेल्स फॉर्म होंगे, जो कि सबसे पहला इनर वाला साइड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहां से ये अपना डिवीजन स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, ये सारे सेल्स ही आपके ट्रोफोब्लास्ट के विषय क्या है, सेल्स है। सेल्स क्या करेगा, अपना माइटोसिस करके डिवीजन करेगा, तो यहाँ पे माइटोसिस करके अपने सेल्स को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में क्या करते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है, ये बेसिकली आपका बॉर्डर फॉर्मेशन करके देता है, ठीक है। या बोल सकते हैं एक तरीके की बाउंड्री फॉर्म करता है ये, ओके। ये बाउंड्री फॉर्म करेगा किसके आजू बाजू, आपका जो एम्ब्रियो है उसके आजू बाजू ये क्या करता है, अपना बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसके साथ ये तो साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गए, ये कौन से सेल्स है आपके, ये है आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, ओके। ये तो आप मान गए इसमें। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, इसी सेल्स के ऊपर एक और अलग टाइप के सेल्स क्या होंगे, अरेंज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे एलोंगेटेड सेल्स होंगे ये, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर टाइप के होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सेल्स क्या होगा, अरेंज होगा, और इस सेल्स को हम बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्लियर होगा ये बात आपको, यहाँ पे कौन सा सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का। और ऑब्वियसली ये आपका यूटेरन का वॉल है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन इस सेल्स ने अपने आप को किस फॉर्म में डेवलप किया, ये आपको जानना जरूरी था। पहला क्या फॉर्म हुआ, आपका इनर सेल मास आपके एनिमल पोल के साइड पे, दूसरा आपका जो दूसरा साइड होता है उसको वेजिटल पोल एरिया बोलते हैं। यहाँ पे आपका क्या चीज का फॉर्मेशन है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट मोर फर्दर डिवाइड करके अपने आप को क्या बनाएगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का खासियत क्या होता है कि ये थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, मतलब इसका जो प्रोटोप्लाज्म वाला एरिया वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा रहेगा, और इसके अंदर डिफरेंट मतलब ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, डिफरेंट नहीं मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, इट मींस इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने अपना रैपिड डिवीजन किया और दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन किया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर साइड में फॉर्म होता है और ये फॉर्म करता है बाउंड्री को। उसी के ऊपर आपका क्या फॉर्म होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जो कि आउटर साइड में क्या होता है, डेवलप होता है। और ये क्या कंटेन करता है, अब्बे बताया मैंने, ये कंटेन करता है आपका प्रोटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियर, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो जो ये पूरा पार्ट बना, ठीक है,
ये जो एक पूरा अक्खा इतना पार्ट बना है साइटो और सिन साइटो, ये जो प्रोसेस बना है, ठीक है, प्रोसेस मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस क्या कर जाता है, इन्वेड कर जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे कि मान लेते हैं ये आपका सेम वापस से यूटेराइन का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ओके, एक ही साइड का बना रहा हूँ, एक साइड सेम होने वाला है, ठीक है। लेकिन कैसा होता है, कभी भी एक ही साइड प्लांट होता है, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा या तो राइट साइड में जाएगा। ओके, अब क्या होने वाला है, जो भी ये प्रोसेस है ये क्या करने वाला है, ये जो अपनी उंगलियां है वो टोटल अंदर डाल देता है। ये जो आपका एंडोमेट्रियम है इसके अंदर अपनी उंगलियां डाल देगा, मतलब आपके सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट इनसाइड क्या हो जाते हैं, इन्वेड हो जाते हैं। और यहाँ पे तो पूरा वही सेम तरीके का है, ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है और एक साइड पे आपका क्या प्रेजेंट है, इनर सेल मास्क प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट करके मैंने ऐसा दिखाया और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या बोला गया, ये जो आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है ये इन्वेड कर जाता है, इन्वेड मतलब घुस जाता है, कहां घुस जाने वाला है, आपके एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही इंसर्ट नहीं करेगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर क्या करेगा, कुछ एंजाइम को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हो जाती है वो कैसी हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो अंदर जा पाता है। तो ये आपको प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ रहेगा। ये जो रेड कलर का मार्किंग जो है आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट का, इन्होंने क्या रिलीज किया है, एंजाइम्स। एंजाइम क्यों रिलीज किया, ताकि ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये थोड़ी सी क्या हो जाए, ये थोड़ी सी रप्चर हो जाए, मतलब इनको गैपिंग मिल जाए, जिसकी वजह से क्या हो पाएगा, ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट प्रॉपर्ली इंसर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज में लिखे दिया है। और इसी तरह जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, खुद से ही इम्प्लांट कर लेगा। सो एम्ब्रियो इम्प्लांट इटसेल्फ बिटवीन द एंडोमेट्रियम। तो इस तरीके से क्या होने वाला है कि आपका एंडोमेट्रियम के अंदर फिक्सिंग हो जाता है किसका, आपके एम्ब्रियो का, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि जो ब्लास्टुला स्टेज होता है उसी टाइम पे क्या हो जाता है, इसका एम्ब्रियो के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस बिटवीन ऑफ 7 to 10 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के जस्ट 7 से 10 दिन के बाद ही हो जाने वाला है। आपको क्या समझा, आया जैसी पहला की दशक का फंडस एरिया में, फंडस एरिया में इसका इनर सेल मास वाला एनिमल पोल वाला एरिया जुड़ता है, ट्रोपोब्लास्ट सेल वाला नहीं जुड़ता। ट्रोपोब्लास्ट से बाद में क्या होगा, वहां से डिटैच होकर कहाँ आएगा, आपकी यूटेराइन की कैविटी में। यूटेराइन की कैविटी में क्या करेगा, दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। साइटोट्रोपोब्लास्ट फॉर्म करता है बाउंड्री को, ताकि कोई भी अंदर के साइड डैमेज ना हो, ठीक है। और वही सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है, ताकि वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसके अंदर इन्वेड हो पाए। भाई सभी एम्ब्रियो को इसके अंदर इन्वेड करने की जरूरत क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो आपका एरिया होता है एंडोमेट्रियम का एरिया वो कैसा होता है, वेस्कुलर नेचर का होता है। इसके बाद बहुत हाई अमाउंट में ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल जितना ज्यादा, मतलब क्या होने वाला है, इनके पास न्यूट्रिशन उतना ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली एम्ब्रियो को क्या कर पाएंगे, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन ट्रांसफर कर पाएंगे। नॉर्मल सी बेसिक सी बात थी, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स में, जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। आपने ब्लास्टुलेशन पढ़ा, ब्लास्टुलेशन में आपको ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास, अलग अलग आपने टाइप्स पढ़े, ठीक है। कितने दिन में फॉर्म होता है, कैसा होता है, कितना इनके पर क्लीवेजेस लगते हैं, क्या लगते हैं, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने इम्प्लांटेशन देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जंप करते हैं, जो कि हमारा है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। कभी आपको पता है ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला जब फॉर्म हो जाता है तो ब्लास्टुला क्या हो जाता है, जब एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसा कुछ धस जाएगा, मतलब एम्बेड हो जाएगा या इम्प्लांट हो जाएगा, तो वो अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिसका नाम क्या होता है, गैस्ट्रुला, मतलब गैस्ट्रुलेशन होता है प्रोसेस का नाम। लेकिन ये ब्लास्टुला से क्या बन जाता है, फिर अपना गैस्ट्रुला बन जाता है। नॉर्मल सी बात है इतना, ठीक है। ब्लास्टुला में अपने आपको बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी इनका डिवीजन होता है, ठीक है, ये अपने डिवीजन को बहुत हाई अमाउंट में कम कर देंगे, मतलब जो माइटोसिस करने का टाइम था वो क्या हो गया, एकदम कम हो गया, ठीक है। इसके अंदर टोटली 2 इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे। गैस्ट्रुलेशन में आपको 2 इवेंट देखने मिलेंगे। 2 इवेंट कौन से आपके, पहला तो एक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, दूसरा आपका डिफरेंशिएशन का मूवमेंट है, ठीक है। सॉरी, मूवमेंट नहीं, डिफरेंशिएशन इवेंट है, ठीक है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी सेल्स आपके डिवाइड हुए इतने सारे, ठीक है, ये एक अपना प्रॉपर अरेंजमेंट बनाते हैं। क्यों अरेंजमेंट बनाते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स को ऐसे जगह जाके स्टे करना है जो कि अंदर का हार्ट एरिया बनाएंगे, हार्ट मतलब आपका दिल एरिया हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। कुछ सेल ऐसे जगह जाके अरेंज हो गए जो उनको क्या डिसाइड होता है कि वो आपका स्किन का अपर लेयर बनाएंगे, उसके अंदर नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपका क्या बनाना होता है, एलिमेंट्री कैनाल बनाना होता है। तो इसके अंदर सारे सेल्स क्या करते हैं, अपना अपना खुद का एक पोजीशन पकड़ना चालू करते हैं। तो गैस्ट्रुला में या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में पहला इवेंट आपको क्या समझा कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होना क्यों जरूरी है, बिकॉज हर सेल को अपना एक डेफिनेट प्रॉपर प्लेस लेना जरूरी होता है, तभी वो वहां पे डिवाइड होकर क्या करेगा, पूरा ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन। सेल्स जाके बैठ गए क्या बस आराम करने वाले, नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो आ गया उनका डिफरेंशिएशन का।
कि भाई आप यहाँ पे क्या करो, आप अपना फॉर्मेशन कर दो अलग अलग सेल्स का, ठीक है। जैसे अलग अलग आपके 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। 3 जर्म लेयर कौन से, बचपन से बड़ा है एक्टोडम, मीजोडम आणि एंडोडम, ठीक है। तो 3 डम्स मतलब 3 जर्म लेयर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है प्रॉपरली, ओके। 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गया, सारे सेल्स का प्रॉपर माइग्रेशन हो गए। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ से गैस्ट्रुलेशन प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि ये जो 3 जर्म लेयर हैं ये बनते कैसे हैं। हम सिर्फ पढ़ देते हैं, एंडोडम बना, मीजोडम बना, एक्टोडम बना, कैसे बना वो देखते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन कब बिगिन होता है आपका, 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है, जैसे 8th डे आता है फर्टिलाइजेशन का गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होने वाला है कि जब ये एम्बेड हो रहा होगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, गैस्ट्रुला के फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। पूरा जब ये एम्बेड हो जाएगा अंदर जाके तो ये पूरा अपना आपको गैस्ट्रुला बनाने में लगेगा, मतलब इसका पूरा जर्म लेयर बनने में स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस होता है 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसके 8वें दिन बाद, ओके। आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ किस तरीके से सब चीजें दिखने वाली है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ रहा है कि ये आपका है यूटेरस का एरिया, ठीक है, और ये जो है आपका ये है एंडोमेट्रियम का एरिया। तो इसी तरीके से मैंने इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बनाया है कि आपका जो ये आधा पार्ट है ये क्या हो गया, अंदर आ गया है, कहां पे, आपके एंडोमेट्रियम के अंदर आधा आ गया, और आधा भी कौन से साइड पे, अभी अभी आके यूटेरस साइड पे ही है, ठीक है। यूटेरस साइड वाले पे भी आपके पास ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, बिकॉज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहां होते हैं, पूरा पेरीफेरी पे, पूरा सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में, ठीक है। इस एरिया के पास आपको कुछ ब्लास्टोसेल की कैविटी भी प्रेजेंट है, ओके। और बाकी एरिया कहाँ चला गया, आपके एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया, मतलब कुछ पोर्शन क्या हो गया, अंदर चला गया, ओके। आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्म होगा। आपने ये देख लिया सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने लिख के दिया है कि इट इज अ सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, और ये एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो गया, प्रॉपर्ली एम्बेडेड हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखना चालू होगा कि ये जो आपको लाइनिंग दिया मैंने, ये आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये है एंडोमेट्रियम। ये क्या हो गया, प्रॉपर्ली एंडोमेट्रियम के इनसाइड क्या हो चुका है, शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पूरा यूटेराइन से, यूटेरस के एरिया से भी कहां आ गया, पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया। अब एंडोमेट्रियम के अंदर ये क्या करेगा देखते हैं। कुछ आपको ऑक्टोपस जैसा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ऑक्टोपस जैसा नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा ध्यान रखना, खाली ऑक्टोपस जैसा स्ट्रक्चर जैसा। क्या क्या दिया है आपको यहाँ पे, एक इसका पहला आउटर ट्रोपोब्लास्ट का एरिया दिया है, ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये गलत नहीं समझना, ये है इसका 2 एरिया जो कि एक हाइपोब्लास्ट का होता है और एक एपीब्लास्ट का होता है। इसमें ये जो बीच का ऐसा कटिंग आउट है, इसके ऊपर का एरिया जितना है, ये मैं जितने को कलर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जितने को कलर कर रहा हूँ, ये कौन सा एरिया आपका, हाइपोब्लास्ट का एरिया है, और जितना नीचे का एरिया वो कौन सा एरिया आपका, एपीब्लास्ट का एरिया, ठीक है। ये हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट क्या हो रहा है अब यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भी सेल्स वो धीरे धीरे अपने आप को पूरा डिवाइड करते हुए अलग हो जाएंगे। एक बना देगा एंडोडम, एक बना देगा एक्टोडम, और बीच की कुछ सेल्स रिमेनिंग रह जाते हैं जो क्या बन जाते हैं आपके मीजोडम, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला एरिया जिसको मैंने कलरिंग कर दिया वो आपका कौन सा, हाइपोब्लास्ट वाला एरिया है, और नीचे वाला कौन सा एरिया, एपीब्लास्ट वाला एरिया है। और इन दोनों को बेसिकली ये जो पूरा एरिया इतना फॉर्म हुआ है, ठीक है, कौन सा एरिया, ये जो पूरा एरिया फॉर्म हो रहा है इतना बड़ा, इस पूरे को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या होने वाला है, जो हाइपोब्लास्ट का एरिया है वो फ्लैट होता है, थोड़ा सा ज्यादा चपटा होता है एज कंपेयर टू एपीब्लास्ट से, और ये कंटिन्यू ग्रो होता है किस साइड पे, टुवर्ड्स द ब्लास्टोसील साइड। ये है आपका ब्लास्टोसील का एरिया, ठीक है। ये ब्लास्टोसील की तरफ क्या होने लगेगा, डेवलप होगा, मतलब ये जो हाइपोब्लास्ट है ये ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, डेवलप होगा, क्लियर है। और जो एपीब्लास्ट का एरिया वो क्या होगा, ये भी कंटिन्यू डिवाइड और रीडिवाइड करेगा, और एमनियोटिक कैविटी को ये क्या कर लेता है, अपने आजू बाजू एंक्लोज कर लेता है, ठीक है। ये पार्ट नीचे के साइड क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आगे जाके फॉर्म हो जाता है। आगे जाके फॉर्म किस वे में हुआ है, ये आपका सेम पूरा चीजें 2 में डिवाइड हो रही है, धीरे धीरे डिवाइड होते जा रहे हैं। अभी आपके कैसा फॉर्म हुआ है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर, ये हाइपोब्लास्ट जो ऊपर गया पूरा, इन्होंने क्या बना दिया, आपका एंडोडर्म का एरिया बना दिया, ठीक है। और उस एंडोडर्म के एरिया में ये जो एरिया बचा, इसके अंदर क्या स्टोर होता है, आपका योक्स है, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल पे। जैसे रेप्टाइल्स की बात करें तो इसके अंदर योक अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि वो प्रॉपर एग के फॉर्म में रहते हैं। एव्स की बात करें तो उसमें भी योक अमाउंट क्या होगा, काफी अच्छा खासा ज्यादा फॉर्म में होगा। लेकिन ये अगर मैमल्स तक की बात करें तो मैमल्स में जैसे एग लेइंग मैमल की बात करें तो उनमें योग से ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, जैसे ह्यूमंस की तरफ पे आ जाते हैं, ठीक है, प्रोथेरिया, मेटाथेरिया, मीजोथेरिया से जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे योग से क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम। बिकॉज अगर एक मैमल की बात करें तो उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशन किससे मिलता है, अपनी मदर से मिलता है।
ठीक है, तो यहाँ पे योग सैक का इतना ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी एज अ इवोल्यूशन के तौर पे क्या होगा, एक मैमल के अंदर भी योग सैक का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे सेंटर, हाँ जो आपका ये कौन सा एरिया हो गया, ये आपका हाइपोब्लास्ट ने बनाया। ये जो दो एरिया, ये किसने बनाया, आपके हाइपोब्लास्ट ने, क्योंकि हाइपोब्लास्ट क्या हुआ, ऊपर के साइड पे एंटीरियर साइड पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद जो आपका ये एपीब्लास्ट है, ये कौन सा साइड पे शिफ्ट हुआ, ये आपके पोस्टीरियर नीचे के साइड पे शिफ्ट हुआ। और ये इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक्टोडर्म का सेल्स बना दिया। ये एक्टोडर्म के सेल्स जो सेंटर का एरिया है, ये किस इसको कवर करते हैं, एमनियन कैविटी को। ठीक है, एमनियन कैविटी बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड एक होता है जिसका नाम होता है एमनियन। वो एमनियन फ्लूइड क्यों भरता है, ताकि जब भी आपका फीटस का डेवलपमेंट हो जाए तो वो पूरा फीटस ना एक एमनियन के लेयर के अंदर बंद होता है। इट इज द टाइप ऑफ अ फ्लूइड लिक्विड होता है जो क्या करेगा, एक किसी बाहर के फिजिकल मैकेनिकल इंजरी से एक फीटस को बचाता है। ठीक है, कि अगर कोई बाहर से गलती से चोट लग गया तो एमनियन का जो फ्लूइड होता है ना, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि फीटस को कभी भी डायरेक्ट चोट ना लगे। ठीक है, तो ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के ये जो आपका एमनियोटिक का लेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये एमनियोटिक लेयर है जो कि बेसिकली एक्टोडर्म का बना हुआ है। इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है और उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या फील्ड होता है, एमनियन। ठीक है, लेकिन ये एमनियन था कहां से, तो इसके आजू बाजू रेड कलर के दिख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल सेल्स या एमिनो सेल्स बोलते हैं, फॉर्म करते हैं एमिनो को, और ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा होता है एम्ब्रियो को, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से मैकेनिकल या फिजिकल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक स्टार्ट हुआ, खत्म कब जाके होता है, 14 to 15 आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन 14 से 15 दिन बाद ये पूरा फॉर्मेशन हो जाता है प्रॉपर्ली, आपके दो के लेयर फॉर्मेशन हो चुका रहता है, एक तो आपका एंडोडर्म का, आपका एक्टोडर्म का, और लास्ट लेयर जो आपका बीच में ऐसा जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये कौन सा है आपका मेसोडर्म। ओके, आगे आगे करते हैं नॉर्मल। इसमें आपका एक ऊपर का योग सैक आप पढ़ रहे हो जो कि एंटीरियर में, आपके पोस्टीरियर पोर्शन में आप क्या देख रहे हो, एमनियोनिक कैविटी है। इसके बीच में क्या होता है कि ये प्रॉपर ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता मेसोडर्म का, सबसे पहले इस फॉर्म में दिख रहा होता है, बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। ये ग्रूव मतलब खाली स्पेस या बोलते हैं चैनल वाला एरिया, ठीक है, जहां पे अभी आए नहीं प्रॉपर्ली आ रहे। जो प्रिमिटिव ग्रूव किससे बना हुआ रहता है, मेसोडर्म से। ठीक है, मेसोडर्म आगे जाके जो प्रिमिटिव ग्रूव होता है, ये आगे जाके डेवलप किस में हो जाता है, प्रिमिटिव। ठीक है, खाली क्या बोला, प्रिमिटिव ग्रूव है, कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, वो किस कौन से जर्म लेयर से, मेसोडर्म के जर्म लेयर से। यही प्रिमिटिव ग्रूव आगे जाके डेवलप होता है, क्या बन जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक बन जाता है। स्ट्रिक एक छोटे टाइप की डंडी समझो। ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक आगे फर्दर प्रोग्रेस करता है और एक बेबी का पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड क्या कर देता है, डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो आपका नीचे वाला एरिया इधर पे आपका हेड एरिया बन जाता है, ऊपर के एरिया में पूरा बोलते हैं बॉडी एरिया बनता है। ओके, इसलिए बेबी उल्टे में भी रहता है। ओके, तो ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर एरिया क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। वही अगर बात जो ये एंटीरियर ऊपर का पोर्शन होता है, कि जो योग सैक का एरिया है, वो इससे नॉर्मली मतलब क्या हो रहा है कि एंटीरियर पोर्शन ये कम करता है आपकी योग सैक से, मतलब क्या है, कनेक्शन में रहता है आपकी योग से। और यहाँ पे बेबी का एक अपैरेज, मतलब एक ओपनिंग बनता है, और उस ओपनिंग को ब्लास्टोफोर की ओपनिंग, जो कि आगे क्या बना देता है, बेबी का एक फ्यूचर एनस फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ब्लास्टोफोर क्या है, पहला क्या बनने पे एनस जाता है। ओके, तो आपको प्रॉपर्ली आ गया होगा क्या। अगर आपको मैं गैस्ट्रो शॉर्ट टर्म में बताऊं, क्या होता है, ब्लास्टुला का सेकंड स्टेज गैस्ट्रुला होता है। गैस्ट्रो के अंदर क्या होने वाला है, आपका दो इवेंट टेक प्लेस होते हैं, तो जेनेटिक मूवमेंट, जहां आप अपने आप को अरेंज ताकि वो लेयर को बाद में फॉर्म कर पाए, जो कि आपका डिफरेंशिएट एरिया होता है। किस तरीके से होता है, हाफ पार्ट एंडोडर्म में, हाफ पार्ट यूटेरस में। ट्रोपोब्लास्ट ट्रोपोब्लास्ट अपने आप को डिवाइड करेगा और करेगा हेटेरोट्रोपोब्लास्ट, जिसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाता है। एंडोमेट्रियम के अंदर जब पूरा आता है, सेंटर एरिया में एक एम्ब्रियोनल डिस्क बनता है, जिसमें एक एरिया होता है हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट का एरिया अपर साइड में एंटीरियर साइड पे रहेगा, डिवाइड ऑफ के ग्रो करता है, और यहाँ पे एपिब्लास्ट का सेल है वो क्या होगा, ये पोस्ट साइड और अपने आप को देगा, परफॉर्म करेगा एम्नियोटिक एरिया। ठीक है, बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने वाले, एंडोडर्म साइड की बात करें तो एंडोडर्म सेल बन जाता है, और उस एंडोडर्म लेयर के अंदर क्या होता है, सैक होता है। वहीं आप क्लास सेल पोस्टीरियर साइड शिफ्ट, और यहाँ पे क्या बनाता है, एम्नियोटिक बनाता है, जो कि एक एम्नियोन लेयर क्या बन देता है। तो आपका क्या हो रहता है, एक्टोडर्म से। सेंटर एरिया में मेसोडर्म, और ये मेसोडर्म से क्या बनता है, प्रिमिटिव ग्रुप बनता है। प्रिमिटिव ग्रुप आगे जाके डेवलप होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक में, और ये प्रिमिटिव आपका डिसाइड करता है बेबी का
जैसे एंटीरियर बॉडी का डायरेक्शन। इसमें होता है कि जो योग साइड का एरिया होता है, यहाँ पे एक एपेरेचर, एक ओपनिंग का फॉर्मेशन का, जिसको हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। आगे जाके क्या होता है, बेसिकली फ्यूचर एनस का फॉर्मेशन। ठीक है, और ये का पूरा कितने दिन में कंप्लीट होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द 14 to 15 डेज, 14 से 15 दिन के फर्टिलाइजेशन ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, टोटली कंप्लीट हो चुका रहता है। ठीक है, तो ये प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रेगनेंसी को लेके। ठीक है, बेसिकली आपने गैस्ट्रुलेशन तक का देख लिया, तो भी इसमें प्रेगनेंसी अगर हो जाने वाली कैसे वो देखते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी मतलब क्या है? इट इज द पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी को हम कितने टाइम के अंदर बिटवीन में काउंट करते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, से लेके आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बेसिकली जो बेबी का फीटस का होता है वो डिलीवरी तक को, उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, इसके अंदर बात करते हैं प्रेगनेंसी। बेसिकली आप टर्म्स का मीनिंग क्या दोगे कि इट इज मीन बाय कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इन अ यूटेरस। ठीक है, एक यूटेरस के अंदर जब एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो को जब हम क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं या ग्रो करते हैं या कैरी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। ठीक है, और यही पूरे टर्म को भी हम एक और नाम क्या दे सकते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ओके, इट इज बेसिकली नोन एज जेस्टेशन। एवरेज पीरियड कितना हो सकता है इसका? बेसिकली आप सबको ही पता है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है? 9 मंथ्स की होती है। लेकिन अगर इसी को हम वीक्स में काउंट करते तो कितना होता है, या डेज में काउंट करते तो 266 डेज। ठीक है, और वीक्स में काउंट करेंगे तो प्रॉपर 36 वीक्स होते हैं। ओके, ये 266 डेज हो सकते हैं, और हमको गिनना पड़ता है इधर 280 डेज। क्यों गिनना पड़ रहा है? बिकॉज देखो, आपको भी पता है 1 से लेके 28 डेज का क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरा। ठीक है, जिसमें भी 1 से लेके 14 डे पे क्या हो गया? एग रिलीज हो गया। ओके, मे भी मान सकते हैं कि इस एग को इसी दिन पे ही क्या किया हो? फर्टिलाइजेशन किया हो। ठीक है, ये स्पर्म को आया, इसको एग को आके क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया। तो ये जो पीछे के 14 दिन हो गए, उसको भी हमको काउंट करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर आप उस चीज को लेके काउंट करते हो तो 9 मंथ तो आपका प्रॉपर 266 डेज का होता ही है, प्लस उसमें आपका 14 डेज और एक्स्ट्रा होता है। इस दिन पे आके फ्यूज किया, उसके बाद से आपका 15 से लेके चालू हो गया आपका पार्चुरेशन तक का टोटल आपका प्रेगनेंसी का पीरियड। ओके, तो जो भी 14 डेज है उसको आप क्या गिनते हो? LMC, लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये आपके 14 डेज का होता है, जो आप 9 मंथ्स में ऐड करके गिनते हो। ओके, तो ये आपका एवरेज पीरियड हो सकता है। इतने के बिटवीन में क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी अगर होके कंटिन्यू पार्चुरेशन भी, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो होने के बाद उसका पार्चुरेशन हो सकता है। ओके, अब इसमें बात करते हैं तो टोटल 9 मंथ्स का होता है, और ये 9 मंथ्स को टोटल 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। 9 मंथ बेसिकली 3 करके महीने में बांटा गया है, और हर एक महीने, हर एक बोलते हैं ना 3 महीने को कितना काउंट करते हैं? 1 ट्राइमेस्टर। तो ऐसे करके आपके पास टोटल कितने ट्राइमेस्टर है? 3 ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 3 मंथ का होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि 3 मंथ का है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो भी कितना है? 3 मंथ का है। तो प्रॉपर ऐसे करके कितना कंप्लीट होता है? 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। ओके, सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें पढ़ना क्या है अपन को कि एक मदर के बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, और इवन एक फीटस के या बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं। ओके, तो अभी पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, तो इसके अंदर रेडिकल चेंजेस देखने मिलते हैं। रेडिकल मतलब ऑल ओवर द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से चेंजेस देखने मिलेगा आपको, फीटस में भी और मदर में भी। ओके, बेसिकली मदर और फीटस दोनों के अंदर आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। या एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि फीटस बाद में बनने वाला है। एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो एम्ब्रियो बेसिकली क्या करता है? ये मेन पीरियड होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्ब्रियो आना क्यों जरूरी था, बिकॉज यहीं से क्या होने वाला है? ऑर्गेनोजेनेसिस होने वाला है। मैंने आपको इसके पहले क्या बताया कि 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं। वो जर्म लेयर के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनता है, प्रिमिटिव ग्रूव्स वगैरह होते हैं। तो उसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, वहीं पे क्या हो रहा है? वहीं पे क्या होता है? उसका मेसोडर्म का जो लेयर होता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए, मेसोडर्म का जो लेयर होता है वही आगे जाके हिस्टोजेनेसिस करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज करता है। देन बाद में वही टिश्यूज आगे जाके क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। तो इट मींस ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किससे बनता है? एम्ब्रियो के मेसोडर्म के लेयर से बनता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्लियरली। ठीक है, तो एम्ब्रियो मतलब क्या? इट इज अ मेन पीरियड फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ऑल्सो रिसीव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम एंडोमेट्रियम। मैंने आपको पहले बोला, वो एम्बेड हो रहा है इम्प्लांट होने का, उसका मेन मकसद क्या था? कि वो क्या कर पाए? अपना न्यूट्रिएंट को रिसीव कर पाए। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट रिसीव वो 2 से 4 वीक तक का कंटिन्यू करता है। जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे एंडोमेट्रियम के अंदर वो पूरा यूटिलाइज करेगा, ताकि अपने आप को वो ग्रो कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जैसे एंड होता है आपका 8th वीक का, 12 वीक का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है आपके फर्टिलाइजेशन से डेट से लेके कितना? 12 वीक तक। ठीक है, फर्स्ट वीक टू 12 वीक, हर मंथ में 4 वीक, तो 3 मंथ में कितना हो गया? 12 वीक हो गया। तो इसी बोला है कि ये 3 मंथ का प्रॉपर है शेड्यूल। ठीक है, तो 12 वीक के पहले जो 8वां वीक आया,
एंड ऑफ द 8th वीक, मतलब जैसे से 8th वीक एंड हो रहा होता है, मतलब 2 महीना जब एंड हो रहा होता है तो क्या होता है, एम्ब्रियो का कुछ फॉर्म बदलता है और वो किस तरीके से थोड़ा बहुत दिखने लगता है एडल्ट की तरह। मतलब हमारे एडल्ट बॉडी में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर थोड़ा दिखने स्टार्ट होते हैं, और उस टाइम पे हम उस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, फिर फीटस बोलते हैं। ठीक है, इट इज फीटस, इट इज अबाउट ऑफ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। 3 सेंटीमीटर कुछ इतना उंगली कितना होगा, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजों का इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका रहता है। कंप्लीट इन द सेंस मतलब क्या क्या चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है एडल्ट की तरह। वो होता है उनका आर्म्स, ठीक है, CNS, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें वर्किंग में आने स्टार्ट हो जाती है। इवन देयर टोज, फिंगर, हैंड, फीट्स, ये सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है फीटस के अंदर। ठीक है, इसलिए बोला ये एडल्ट की तरह थोड़ा क्या होता है, रिसेंबल होता है। आगे बात करें तो यही फीटस अपने माउथ को ओपन और क्लोज भी कर सकता है एंड ऑफ द 8th वीक, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इतना डेवलपमेंट हो चुका रहता है। वही अगर बात करें तो जैसे जैसे 6th वीक का एंड होता है, मतलब 8वें के थोड़ा पहले टाइम पे जब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो उस टाइम पे इसका हार्ट बीटिंग भी चालू हो चुका रहता है। तो आपको मे भी क्वेश्चन आ सके कि हार्ट बीट कौन से वीक में चालू होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए 6th वीक, इट इज अप्रॉक्स 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 मंथ का हो गया। आगे बात करते हैं एट द एंड ऑफ ट्राइमेस्टर, मतलब ये जब 12वां वीक आ रहा है, मतलब तीसरा मंथ आ रहा है, खत्म हो रहा है, तब इस टाइम पे फीटस का साइज कितना हो जाता है, इट इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इवन ये फीटस क्या कर सकता है, उस यूटेरस के अंदर अपना मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इट कैन डू द मूवमेंट बट मदर कांट फील इट। ठीक है, वो इतना ज्यादा छोटा रहने वाला है, इतना यूटेरस के अंदर इतना छोटा रह रहा है, वो 7 से 10 सेंटीमीटर इज अप्रॉक्स एक स्केल से थोड़ा सा छोटा रहेगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर स्केल से, तो वो अपना मूवमेंट करेगा, लेकिन मदर को मूवमेंट कभी भी फील नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कुछ हिसाब से चेंजेस होते हैं। इवन खाली एम्ब्रियो के अंदर नहीं, कुछ मदर्स की बॉडी में भी चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यू। ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ तक भी, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, कभी कभी सेकंड ट्राइमेस्टर तक का थोड़ा ये डेवलपमेंट देखने मिलता है मदर्स की बॉडी का। क्या क्या होता है कि इस टाइम पे जो मदर्स की बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हाई हो जाता है। हाई होने का क्या रीजन है, वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तो यूटेराइस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम के अंदर ही ये पल रहा है फीटस। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखो। तो उस फीटस को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उस एंडोमेट्रियम से, तो वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने की जरूरत किसकी होती है, प्रोजेस्टेरॉन की होती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगा। ठीक है, और एंडोमेट्रियम जैसे रप्चर हुआ तो फीटस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मिसकैरेज। ठीक है, तो मिसकैरेज जैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को हमेशा क्या रखना होता है, हाई रखना होता है। और यहाँ तक कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो टोटली क्या हो जाता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आने वाला होता है वो टोटली पूरा 9 मंथ तक के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, इवन अगर बात करें तो मदर्स की बॉडी में और क्या होने लगेगा, प्लेसेंटा का ग्रो होने लगेगा, इफ डेवलप हो रहा है तो। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ट्राइमेस्टर में नहीं, अगले ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा आता है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है अगर प्लेसेंटा हुआ तो प्लेसेंटा क्या होने लगेगा, थोड़ा साइज में ग्रो होने लगेगा। अब वो साइज में ग्रो हुआ तो यूटेरस का साइज भी क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। ओके, तो प्लेसेंटा ग्रो, यूटेरस क्या होता जाएगा, बिकम्स थोड़ा साइज में लार्जर होते जाएगा। इतना ही नहीं, मदर बॉडी के अंदर और भी सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह सुबह उठ के थोड़ा ऐसा बीमारपन जैसा लगेगा, सच एज नॉइजिया लगेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा चक्कर उक्कर जैसा आना हो गया वगैरह, वॉमिटिंग जैसा उल्टे सा आना हो गया, मूड स्विंग्स, मतलब कभी भी ऐसा गुस्सा, हंसी, मतलब कुछ भी चल सकता है दिमाग के अंदर। ठीक है, तो काफी सारी चीजें झेलना पड़ता है एक मदर को एक टाइम पे, अगर ऐसा बेबी को कैरी करना है तो। फिर जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर चालू होता है तो आपका 12th में खत्म हुआ तो 13 वीक से क्या हो गया, वापस से सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हुआ, और ये जाएगा आपके 26 वीक तक का, मतलब बेबी कितना है आपके 3 मंथ्स के बीच का गैप है। ठीक है, प्रॉपरली सेकंड ट्राइमेस्टर। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है, जो फीटस होता है उस फीटस का कंटिन्यू रैपिड ग्रोथ होगा। वो उस टाइम पे फीटस जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है उसके अंदर का सेल। और फीटस यहाँ 7 to 10 सेंटीमीटर से कितना लॉन्ग हो जाता है, टोटली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है। 30 सेंटीमीटर स्केल इतना कुछ बड़ा होता है, तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है यहाँ पे फीटस। ठीक है, इवन फीटस का यहाँ पे क्या देखने मिलता है, ब्रेन का डेवलपमेंट भी काफी हद तक का कंप्लीट हो चुका रहता है। इवन यहाँ पे फीटस का हेयर, आई लैशेस, ईयर पिना एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। मतलब इसके अंदर आपको बता रहे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटस के अंदर क्या क्या चीजों का डेवलपमेंट होता है और कैसा दिखता है। अब मदर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इंपॉर्टेंटली है सेकंड ट्राइमेस्टर में ये चीज कि हार्मोन का लेवल को स्टेबलाइज करना जरूरी है। क्यों, हार्मोन लेवल क्यों स्टेबलाइज करना है, प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा रखना पड़ता है हमको, ये आपको नॉर्मली पता है। तो इसमें क्या होने लगा है कि जैसे ही 3 महीना बीत गया तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो एचसीजी का लेवल होता है, ह्यूमन क्रोनिको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसका लेवल ना बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगता है।
अब ये जैसा धीरे धीरे कम होने लगता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम को संभालने वाला ही ये हार्मोन था। तो एससीजी लेवल कम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, डेटोरेट्स मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो हाई मेंटेन करने का काम था वो इसी बंदे का था, कॉर्पस ल्यूटियम का, ये भैया कम हो गए तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी क्या हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए कौन डेवलप हो जाता है आगे जाके, प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। तो प्लेसेंटा फिर अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन के कुछ अमाउंट में हार्मोन्स, प्रोस्टेरॉन का ज्यादा हाई अमाउंट में, ताकि एंड्रोमेट्रियम मेंटेन रहे, और भी कुछ अदर टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगा प्लेसेंटा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि कॉर्पस ल्यूटियम का जगह कौन ले लेता है, प्लेसेंटा ले लेता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये आपका इतना क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर का फीटस का चेंजेस और मदर का चेंजेस। इवन आपकी इसी 13 टू 26 वीक के बीच में जो आपका वीक आता है 18 टू 20 वीक्स का, ठीक है, इस वीक के अंदर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है मदर का, जिसके से पता चलता है, ये शो करता है कि बेबी का ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर बेबी का कोई हैंड्स वगैरह का ग्रोथ प्रॉपर नहीं, या कोई चीज का ग्रोथ प्रॉपर नहीं, तो वो आप अल्ट्रासाउंड में देख सकते हो। इवन पता चलता है कि बेबी का पोजीशन कैसा है। नॉर्मली आपको पता है कि बेबी का पोजीशन कभी भी क्या होता है, अपवर्ड होता है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इन्वर्टेड डायरेक्शन होता है, जिसलिए कभी भी जब पार्चुलेशन डिलीवरी होती है तो सबसे पहला हेड रीजन बाहर आता है, तो वो पोजीशन मेंटेन होना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, इवन ये भी देखा जाता है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब क्या, मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कहीं उसके हाथों में या पैरों में ना उलझ गया हो, तो ये पोजीशन देखना, ये बेबी का ग्रोथ देखना, ये कब कर सकते हैं हम, अल्ट्रासाउंड की मदद से कर सकते हैं इन अ वीक ऑफ 18 टू 20 वीक्स में। ठीक है, इतना ही नहीं, इवन यहाँ तक कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि डिलीवरी का टाइमिंग क्या होगा इसी अल्ट्रासाउंड के टेक्निक की मदद से। ओके, क्योंकि उसके प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर, जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर कब तक चलेगा, 26 पे आपका खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो 27 से लेके जब तक आपका पार्चुरेशन आए। ठीक है, जनरली पार्चुरेशन 36 वीक्स के अंदर आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी किसी का इसमें डिले हो जाएगा या किसी का जल्दी भी हो जाएगा, तो वो अलग अलग कंडीशंस होती है। इसलिए यहाँ पे 36 वीक लिखने के बदले डायरेक्ट क्या लिखा गया, पार्चुरेशन। थर्ड ट्राइमेस्टर कब तक चलेगा, 26 वीक से लेके एंड ऑफ द पार्चुरेशन तक का। इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो फीटस होगा आपका, फीटस आपका कितना था, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग था। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, फीटस का वेट कितना हो जाएगा, 3 to 4 kg का वेट हो जाएगा, और इवन फीटस कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इन लेंथ हो जाएगा, विच इज अ वास्ट। ओके, काफी हद तक है, 50 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा, और इवन यहाँ पे फीटस अपने आईज को ओपन भी रख सकता है। ठीक है, फीटस इसमें अपनी आंखें बंद खोलता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब काफी हद तक का पूरा डेवलपमेंट होने को देखा गया है। अगर बात करें मदर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, तो बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। ठीक है, काफी हद तक का प्रॉब्लमेटिक चेंजेस है। पहला तो आपको ये समझ में आएगा कि यूटेरस का क्या होगा, यूटेरस ग्रो हो जाएगा जैसा जैसा फीटस का साइज ग्रो हो रहा है। एज फीटस साइज मतलब फीटस साइज जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा, यूटेरस का साइज भी क्या होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। ठीक है, मदर के अंदर क्या होने वाला है, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं यूटेरस के आजू बाजू वाले, ठीक है, यूटेरस है मतलब यूरिनरी ब्लैडर होगा, आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्स होते हैं, कुछ आपकी किडनीज वगैरह होते हैं, तो ये सारे के सारे कंप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब पूरे के पूरे ना दब जाते हैं। जितना भी आपका वर्टिब्रे का हड्डी उड्डी का एरिया सब होता है वो पूरा कैसा हो जाता है, दब जाता है, क्योंकि बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है और पीछे साइड का एरिया क्या हो गया, काफी हद तक का कंप्रेस्ड हो जाएगा। इवन कुछ ऐसे हो जाते हैं कि साइड साइड में हट जाते हैं, मतलब जैसे किडनी अगर एक पोजीशन पे है तो बेबी की ग्रोथ की वजह से धीरे धीरे ना साइड हटना चालू होंगे, तो इवन कंप्रेस तो होते साथ में क्या हो जाते हैं, अपने पोजीशन से थोड़े बहुत डिस्प्लेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक का प्रॉब्लम आता है। अब अगर कोई आपका पार्ट कंप्रेस हो गया, दब गया, तो कितने सारी प्रॉब्लम्स हो गया आपको भी समझ में आता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका यूरिन ब्लैडर दब गया तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कंटिन्यूस यूरिनेशन का प्रॉब्लम आता रहेगा, बार बार आते रहेगा। इवन अगर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह कंप्रेस हो गए तो डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस भी हो जाते हैं, मतलब जो भी खाना वाना खाया रहता है, पचा है, तो वो प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पाता है कॉलन रीजन से। ठीक है, डाइजेशन के, तो डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस जैसे भी प्रॉब्लम देखने मिलते हैं। इवन जो बैक मसल्स होते हैं, मतलब आपके जो बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के एरिया को जो सपोर्ट करने वाले वर्टिब्रेट को, वहां के भी मसल्स में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो देखने पड़ते हैं। ठीक है, एक प्रेग्नेंट मदर को एक डिलीवरी के टाइम पे, थर्ड ट्राइमेस्टर तक के एंड पे। ठीक है, तो लास्ट इसमें क्या होता है, बेसिकली जब थर्ड ट्राइमेस्टर का एंड हो रहा होता है, मतलब पार्चुरेशन का टाइम आता है, तो बेसिकली वही बात है कि फीटस किस लिए रेडी हो जाता है, जो भी फीटस होता है प्रॉपर किसके लिए रेडी हो जाता है, फॉर द पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये आपका टोटल इसमें प्रेगनेंसी को लेके था, जिसमें बस आपको मीनिंग ध्यान रखना है कि एक फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन पीरियड को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो सकते हैं, जिसमें 3 टाइप के ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट में आपको समझ में मदर एम्ब्रियो में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, फीटस एम्ब्रियो के अंदर कुछ डेवलपमेंट होगा, जिसमें एडल्ट की तरह दिखेगा तब फीटस बोलेंगे। ये सारी चीजों का डेवलपमेंट है। इवन हार्ट बीट एक 6 वीक पे दिखना स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंटली, और 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है फीटस इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
मूवमेंट कर सकता है बट मदर कांट फीड इट। ओके, मॉर्निंग सिकनेस का मदर्स को प्रॉब्लम होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट, आई लैशेस वगैरह दिखना स्टार्ट होंगे। अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है वो। इवन मदर के अंदर एससीजी हार्मोन कम होने लगते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम डेटोरेट होता है, जिसके से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का जगह किसको लेना पड़ेगा फिर, प्लेसेंटा को, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज रख पाए, ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहे। ओके, आगे बात करते हो तो अल्ट्रासाउंड की करेंगे 18 to 20 वीक के अंदर, जिसमें बेबी का पोजीशन, बेबी का ग्रोथ, इवन एस्टिमेट करेंगे कि कौन से टाइम पे डिलीवरी होगा। और इस जगह पे क्या होगा कि बेबीज का जो मूवमेंट होता है वो मदर फेल्ट कर सकती है। मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में जब बेबी का ग्रोथ हो जाएगा तो उनके मूवमेंट्स पता चलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बात करते हैं, ये 27 वीक से लेकर एंड ऑफ द पार्चुरेशन होगा। इसमें बेसिकली फीटस 3 to 4 kg 50 सेंटीमीटर लेंथ हो जाता है, आईज अपनी ओपन क्लोज कर सकता है। इवन मदर्स की बात करें तो इनके जो भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के उनको प्रॉब्लम जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस देखने पड़ेंगे, इवन पेन इन द बैक पेन, बैक मसल्स। यहाँ पे मदर्स के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे फीटस ग्रोथ हो जाएगा वैसे वैसे यूटेरस का साइज भी क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीटेड होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पार्चुरेशन, लैक्टेशन वगैरह पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, होपफुल आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू।